दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस गोरखा समुदाय ने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी, जिसके जवानों की बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया देती है, लेकिन आज वही गोरखा समुदाय को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला है। हद तो तब हो गई जब 2011 की जनगणना के अनुसार यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में एक भी गोरखा समुदाय के लोग नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर गोरखा समुदाय के साथ एक बड़ा राजनीतिक खेल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि गोरखा समुदाय की वास्तविक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में गोरखा समुदाय को ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं मिला और आगे भविष्य में क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो गोरखा समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, खासकर यूपी में जो गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले खबर देखते हैं कि गोरखा समुदाय के द्वारा ओबीसी आरक्षण के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में मांग होती आ रही है और काफी समय से इसकी खबरें बनती रही है। और सबसे बड़ी आज की स्थिति अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में आरक्षण की, तो ना तो यह एससी में है, ना यह एसटी में है, ना यह ओबीसी में है। इस कारण समुदाय के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अन्य राज्यों की तरह आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लंबे समय से यह समुदाय मांग कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले गोरखा समुदाय के संगठन जैसे अखिल भारतीय गोरखा परिसंघ और भारतीय गोरखा सेवा समाज लंबे समय से मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से उन्हें राज्य की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग करते आए हैं। अब यह दोस्तों, ना तो गोरखा समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में, ना एससी एसटी ओबीसी में कहीं पर भी नहीं है। तो अभी उत्तर प्रदेश में इनकी क्या स्थिति है? अभी इन्हें, जैसे अगर तीनों ही सूची में शामिल नहीं किया गया है तो इनको ईडब्ल्यूएस में शामिल किया गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन्हें ईडब्ल्यूएस का विकल्प दिया गया है। किसी भी आरक्षित श्रेणी में शामिल न होने के कारण इस समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोग केंद्र और राज्य सरकार के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने के पात्र हैं। तो इन्हें अभी फिलहाल ईडब्ल्यूएस में रखा गया है, जबकि यह लगातार ओबीसी में अपने आप को शामिल करने की मांग करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबसे पहले अगर हम देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया था कि गोरखा समुदाय का एक भी आदमी या एक भी लोग यूपी में नहीं रहते हैं, जबकि अभी फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें तो 10 से 15 लाख के बीच में गोरखा समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगर हम जनसंख्या वार बात करें तो गोरखा समुदाय की इस समय जनसंख्या की अगर स्थिति देखें हमारे देश में, तो हमारे देश में लगभग 30 से 35 लाख गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें कुल नेपाली भाषी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पहले 28 लाख के लगभग थे, अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते थे, जो अब बढ़कर 30 लाख से अधिक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में गोरखा समुदाय की आबादी 10 लाख है, जो 2011 के लगभग अब तो लगभग 10 से 15 लाख के बीच में हो गई है। क्षेत्रीय विवरण की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 11 लाख से अधिक हैं, असम में 5 लाख से अधिक है, सिक्किम में 3 लाख से अधिक है, और जो सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, जो भारत के कई हिस्सों में फैले हुए हैं और मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 29 लाख, लगभग 29.2 लाख लोग नेपाली भाषी हैं, जिन्हें भारतीय गोरखा माना जाता है। अन्य बोलियों को कुल मिलाकर 30 लाख से अधिक है। अब फिलहाल अगर हम बात करें, अब 2027 में जो जनगणना होगी उसके हिसाब से लगभग 30 से 35 लाख के बीच में गोरखा समुदाय के लोग मिलेंगे। वर्तमान अनुमान 2026 तक यह संख्या काफी अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि कई राज्यों में इस समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब हम दोस्तों अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी का आरक्षण इनको नहीं मिल पाया है, जबकि लगातार ये मांग करते आए हैं। अब बाकी राज्यों की स्थिति के बारे में अगर हम देखें कि गोरखा समुदाय की बाकी राज्यों की स्थिति क्या है, जैसे कहीं पर तो इन्हें एसटी का दर्जा मिला हुआ है और बहुत सारे राज्यों में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। आखिर ऐसा क्यों, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम स्थिति के बारे में देखते हैं कि गोरखा समुदाय के लोग हैं जो एसटी का दर्जा दिया गया है या फिर ओबीसी का दर्जा दिया गया है, उनके बारे में हम देखते हैं। देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गोरखा समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर में 200 वर्षों से अधिक समय से यहाँ रह रहे समुदाय को 22 अक्टूबर 2022 को इस श्रेणी में शामिल किया गया था। कर्नाटक में 2002 में अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य के गोरखा समुदाय की 11 उपजातियों को, जैसे बुझेल, मुरुंग, मगर, राय इत्यादि को एसटी का दर्जा देने की मांग की जाती रही है, क्योंकि उनकी आबादी राज्य में काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश में 11 जो गोरखा समुदाय की उपजातियां हैं उनको एसटी का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। और एक बार अमित शाह जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि हम गोरखा समुदाय की जो 11 उपजातियां हैं उनको क्या कर रहे हैं, एसटी में शामिल होने की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम इनको एसटी में शामिल करवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी गोरखा समुदाय के अंतर्गत आने वाले गुरुंग समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की श्रेणी बी में शामिल करने की सिफारिश की गई है।
देखो दोस्तों, ओबीसी की श्रेणी भी, ओबीसी अलग अलग, जैसे सेंट्रल की अलग होती है और राज्य की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है, जिनको भी कई उप श्रेणियों में बांटा गया है। ओबीसी ए, ओबीसी बी, ओबीसी सी, ओबीसी BC1 ऐसे बांटा गया है। हालांकि इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल देखें तो पश्चिम बंगाल में भी चर्चा की हुई है। अब हम देखें कि एसटी का दर्जा, एसटी अनुसूचित जनजाति दर्जा कहां पर प्राप्त है। देखो दोस्तों, सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जहां पर गोरखा समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा प्राप्त है। सिक्किम में भी यहाँ गोरखा समुदाय की लिंबू और तमांग उपजातियों को 2003 में एसटी का दर्जा दिया गया था। अन्य राज्यों की स्थिति की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य पूरी राज्यों में गोरखा समुदाय की 11 उपजातियों, बुजेल, गुरुंग, जैसे हमने बताया था, नेवार, राई, सुनवार, थामी, याखा, खस, जोगी और धीमाल को एसटी का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है, जो फिलहाल केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन उन्हें एसटी का दर्जा अभी नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों आगे हम बात करें, जैसे अब कहां पर ओबीसी का, ये तो हो गई एसटी के बाद। अब ओबीसी का दर्जा कहां कहां प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर में तो है ही, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, कर्नाटक में भी है। उत्तराखंड में ओबीसी सूची में शामिल किया गया है, किस किस को छोड़कर, ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, क्षेत्री और बहुन, इनको कहते हैं। हालांकि उत्तराखंड राज्य सरकार की सूची में पूरे गोरखा समुदाय को ओबीसी का लाभ मिलता है, जिनमें से 2 ऐसी जातियां हैं जिनको केंद्रीय ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ राई और दीवान जैसी उपजातियों को ओबीसी सूची में स्थान मिला है। राज्य स्तर पर खस, क्षेत्री और भौन और गुरुंग को ओबीसी B श्रेणी में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में गोरखाओं को पहले से ही पिछड़ा वर्ग ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। कर्नाटक में 2002 में रखा गया है। अन्य राज्यों में असम, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों ने भी गोरखा समुदाय को अपनी ओबीसी सूची में अधिकृत किया गया है। कहाँ पर ऐसी जगह कौन कौन सी है जहाँ पर कि SC, ST, ओबीसी में बिल्कुल ही शामिल नहीं किया गया है, कहाँ पर कुछ भी आरक्षण नहीं मिला है। सामान्य श्रेणी, जनरल कैटेगरी, जैसे उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों में गोरखा समुदाय के बहुन और क्षेत्रीय वर्ग को अक्सर केंद्रीय ओबीसी लाभों से बाहर रखा गया है। उन्हें स्टेट की ओबीसी का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन केंद्र के ओबीसी से बाहर रखा गया है। हालांकि राज्य स्तर पर कई जगह उन्हें आरक्षण प्राप्त है। ईडब्ल्यूएस, वर्तमान में यूपी में गोरखा समुदाय के लोगों को ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस एक तरीके से जनरल कैटेगरी है। जिन क्षेत्रों या उपजातियों को SC, ST, ओबीसी का लाभ नहीं मिला, वे केंद्र सरकार के 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के दायरे में आते हैं। इनमें से दोस्तों जैसे अगर हम बात करें तो SC, ST, ओबीसी के अलावा, जैसे अगर हम बात करें ओबीसी की A श्रेणी, B श्रेणी या केंद्र और स्टेट की अलग अलग श्रेणी है, उनमें क्या है कि जैसे किसी भी समुदाय को ओबीसी राज्य में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है तो वह जरूरी नहीं है कि केंद्र में भी उसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त हो। और जैसे उनको अलग भी रखा गया है, ओबीसी की श्रेणी A, B, BC1 में भी रखा गया है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो जैसे दोस्तों अगर हम देखें कि राज्य श्रेणी और केंद्र श्रेणी में अंतर क्या है। केंद्र श्रेणी में प्रमाण पत्र बनता है सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट का, जैसे इसे सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है जैसे केंद्र की कोई भी भर्ती होती है, जैसे यूपीएससी की भर्ती होती है, रेलवे की भर्ती होती है, एसएससी की भर्ती होती है, उनमें क्या है ये प्रमाण पत्र लागू होता है। उसमें स्टेट का प्रमाण पत्र ओबीसी का लागू नहीं होता है, केंद्र का लागू होता है। मान्यता, इस सूची में केवल वे जातियां शामिल होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने पूरे देश या विशिष्ट राज्यों के लिए पिछड़ा माना जाता है। अब राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में क्या है, प्रमाण पत्र, इसे स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसका उपयोग जैसे स्टेट गवर्नमेंट की पीसीएस की जो भी भर्तियां हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां निकलती हैं उनमें उपयोग में लाया जाता है। केवल संबंधित राज्य सरकार की नौकरी और राज्य स्तरीय कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण के लिए काम आता है। अब दोनों में भिन्न क्या है, एक जाति किसी राज्य में ओबीसी हो सकती है, ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल हो। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हरियाणा और राजस्थान की कोई जाति राज्य में ओबीसी है तो वह जरूरी नहीं है कि केंद्र में भी ओबीसी हो, केंद्र की नौकरियों में नहीं, जब तक वह की केंद्र की सूची में शामिल न हो जाए। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें जैसे कि ओबीसी बी श्रेणी क्या है। ओबीसी बी श्रेणी जैसे कई राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा ओबीसी वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण किया गया है, जैसे ABC, ओबीसी, BC1 ऐसे श्रेणी में किया गया है। इनका मतलब क्या है, पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास है। जैसे श्रेणी बी में आमतौर पर उन जातियों को रखा जाता है जो पिछड़ी तो हैं लेकिन
श्रेणी ए जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पिछड़ी या अधिक संपन्न मानी जाती है। जैसे जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन्हें तो ओबीसी में रख लिया जाएगा, लेकिन कैटेगरी बांट दी जाएगी। उसके बाद जैसे कोई कम पिछड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से संपन्न है, उसे क्या किया जाता है, जैसे श्रेणी बी बना दी, श्रेणी सी बना दी, तो इस तरीके से कई अलग अलग प्रकार की श्रेणियां बना दी जाती हैं। तो यह समझ में अंतर आ गया होगा कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसे ओबीसी में रखा जाएगा, जो कम पिछड़ा है जो आर्थिक रूप से संपन्न है उसको अलग श्रेणी बनाकर उसको रख दिया जाता है। तो यह श्रेणी की कैटेगरी अपने राज्य में अपने स्तर पर बनाई जाती है। लेकिन सेंट्रल में अगर हम इन जैसे ओबीसी किसी राज्य में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है और केंद्र में भी उसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, तो उसमें श्रेणी कोई नहीं देखी जाती केंद्र में, उसमें केवल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर देखा जाता है। बाकी उसमें श्रेणी कोई मायने नहीं रखती, केवल स्टेट में वो श्रेणी मायने रखती है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल का हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कैटेगरी ए में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक समुदायों की जातियां शामिल हैं, जबकि कैटेगरी बी में जिसमें अहीर, कर्मकार, कुर्मी और मोयरा जैसी जातियां शामिल हैं, तो अलग अलग जातियां इस कैटेगरी में शामिल कर ली जाती हैं। अब दोस्तों अन्य राज्यों में जैसे बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इसे BC2 पिछड़ा वर्ग 2 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन केंद्र में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। केंद्र सरकार की नौकरी के लिए आमतौर पर श्रेणी ए या बी का कोई अलग वर्गीकरण नहीं होता, वहां केवल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की स्थिति देखी जाती है। उसमें आपको किस श्रेणी में रखा गया है वो कोई मायने नहीं रखता है। अब दोस्तों आगे देखें कि उत्तर प्रदेश में गोरखा समुदाय को जैसे बाकी सब राज्यों में लगभग सिक्किम में एसटी का दर्जा प्राप्त है, तो बाकी राज्यों में ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो दोस्तों, जनगणना के आंकड़े, उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं मिला, इसके हम प्रमुख कारण देख रहे हैं। जनगणना के आंकड़े, गोरखा समुदाय के नेताओं का तर्क है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में गोरखाओं की जनसंख्या को क्या दिखाया गया है, शून्य दिखाया गया है। यह सबसे बड़ा कारण है। अगर गोरखा समुदाय की आबादी शून्य है तो आरक्षण किसको दिया जाए, ये तो जाहिर सी बात है। जबकि गोरखा समुदाय के कितने लोग रहते हैं, 10 से 15 लाख लोग रहते हैं। यह सबसे बड़ा ताज्जुब हुआ था उस टाइम पे जब 2011 की जनगणना हुई थी। आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये तो प्रशासनिक या फिर और भी कुछ बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि गोरखा समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो हम आरक्षण किसको दें। यह सबसे बड़ा कारण माना गया। जबकि कितनी आबादी है, 10 से 15 लाख के बीच में आबादी है। दस्तावेजी समस्याओं की अगर हम बात करें तो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले कई गोरखा परिवारों को नागरिकता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके जाति, आय और मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। यह भी एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन माना गया है। तीसरा अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की स्वीकृति का अभाव। उत्तर प्रदेश में गोरखा समुदाय लंबे समय से विशेषकर लखनऊ और गोरखपुर में ओबीसी दर्जे की मांग कर रहा है। भारतीय गोरखा परिसंघ के अनुसार 12 राज्यों जैसे उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, जैसे हमने बताया, गोरखाओं को ओबीसी का लाभ मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई कठोर निर्णय या फिर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। जातिगत वर्गीकरण का विवाद भी लगातार उठता रहा है। केंद्र सरकार की कुछ अधिसूचनाओं, जैसे 2011 के उत्तराखंड के लिए अधिसूचना में गोरखा समुदाय के बहुन और क्षेत्री को ओबीसी सूची से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी पूरे समुदाय को एक साथ ओबीसी में शामिल करने की मांग पर इन तकनीकी वर्गीकरणों और उपजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जांच की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारतीय गोरखा परिसंघ और अन्य स्थानीय संगठन लगातार मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से इन मांगों को पूरा करने की लगातार मांग करते आए हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए कारण कि गोरखा समुदाय को ओबीसी में आरक्षण क्यों नहीं मिला। अब हम बात करें कि आखिर आगे क्या हो सकता है। दोस्तों ओबीसी में शामिल करने के लिए गोरखा समुदाय तो काफी लंबे समय से मांग करते हैं, लेकिन भविष्य की अगर हम बात करें तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक भी है, क्योंकि इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर हम जैसे बात करें तो केंद्र सरकार की बात करें, जैसे लोकसभा के अगर चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है राष्ट्रवाद की। अगर हम बात करें तो जैसे पीओके को हम लेकर रहेंगे, ये राष्ट्रवाद में काफी चलता है। अगर पीओके मान लो आ जाए, पीओके अगर पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस क्षेत्र को हमारे देश में मिला लिया जाए, तो फिर राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से पैदा होगी, क्योंकि पीओके को लेकर ही लगातार यह
मांग उठती रही है कि पीओके हमारे देश में ले लो, बीजेपी ये कर सकती है, बीजेपी गवर्नमेंट अगर सत्ता में है तो ये कर सकती है। कभी कहा गया कि कांग्रेस ये कर सकती है, लेकिन वो आने के बाद फिर कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा कि किस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लिए जाएं। तो ऐसा भी लगातार जानबूझकर ये किया जाता है कि कुछ मांगों को बने रहने दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वोट बैंक लगातार बनता रहता है। जैसे दार्जिलिंग की अगर हम बात करें, दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर गोरखा समुदाय के लोग काफी लंबे समय से गोरखालैंड की मांग करते आए हैं। लेकिन उन्हें आश्वासन दिया जाता है, लगातार लगातार आश्वासन दिया जाता है कि आपका गोरखालैंड बना दिया जाएगा। वोट बैंक की खातिर उन्हें गोरखालैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोडोलैंड क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो बोडोलैंड की भी मांग लगातार अलग राज्य की उठती आई है, लेकिन अभी तक बोडोलैंड भी नहीं बन पाया है आसाम में। और अब तो कहा गया है कि जब तक बोडोलैंड नहीं मिलेगा तब तक हम रेस्ट ही नहीं करेंगे, कि बोडो समुदाय का ये कहना है। लेकिन वोट बैंक की खातिर अभी हमने देखा कि कल ही चौथी बार असम में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा हुई है, और सबसे पहले बोडोलैंड क्षेत्र का जो कोकराझार है, मेन जगह है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। सबसे पहले वो कोकराझार में गए हैं। कोकराझार में जाने के बाद वह असम के बाकी स्थानों पर गए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उन्होंने बोडोलैंड की जो लगातार मांग करते आए हैं उनको अपने पक्ष में मिला लिया है, और वोट बैंक की खातिर उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, बोडोलैंड की ही यात्रा की है। तो ऐसा लगातार वोट बैंक की खातिर किया जाता है, ताकि उन मुद्दों का समाधान कभी नहीं हो और उन मुद्दों के नाम पर वोट हासिल किया जा सके। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला है कि लगातार ओबीसी की मांग करते आए हैं, कि बाकी राज्यों में तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण गोरखा समुदाय को नहीं मिला है। तो यह एक तरीके से गोरखा समुदाय के लोगों के साथ अन्याय है या फिर भेदभाव है। तो इस तरीके की राजनीति खेली जाती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो किसी भी समुदाय को ओबीसी में शामिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सामाजिक सर्वे होता है, उसमें आयोग की सिफारिश होती है और सरकार की मंजूरी होती है। इस प्रक्रिया में कई बार राजनीतिक समीकरण भी काम करते हैं, जिसके आधार पर ऐसा किया जाता है। अगर हम भविष्य में क्या हो सकता है, तो अब यह सवाल आगे क्या होगा। संभव है कि भविष्य में अगर गोरखा समुदाय की मांग मजबूत होती है और सामाजिक सर्वे में उनकी स्थिति पिछड़ी मानी जाती है, तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बड़ा फैसला सामने नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव या फिर फैसला नहीं लिया गया है कि कहा जाए कि गोरखा समुदाय के लोगों को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण मिल सके। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समुदाय ने भारत की सुरक्षा में इतना योगदान दिया, क्या उसे सामाजिक पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, या फिर यह सवाल सिर्फ गोरखा समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचने का विषय है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोरखा समुदाय लगातार जो उत्तर प्रदेश में मांग करता आया है कि हमें यूपी में ओबीसी आरक्षण चाहिए, बाकी राज्यों में दिया गया है, तो यूपी में क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि गोरखा समुदाय के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता आया है, जो गोरखा समुदाय की सामाजिक एकता के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला हमने देखा था कि असम में संथाल समुदाय के जो आदिवासी लोग हैं उनको असम में एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जबकि बाकी राज्य है जैसे बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा, उनमें जो संथाल समुदाय के लोग हैं उन्हें एसटी का दर्जा मिला हुआ है। जैसे अभी अगर हम देखें तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी भी, वो भी संथाल समुदाय से आती हैं। लेकिन बाकी राज्यों में संथाल समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा है, लेकिन असम में नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भेदभाव किया गया है। बाकी राज्यों में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में गोरखा समुदाय के लोगों को ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।